नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। बड़ी खबर यह आज की, कंगना के दफ्तर तोड़े जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना की तरफ से याचिका दायर की गई थी और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कितने बजे, अब से कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है और क्या लग रहा है आज क्या होगा? देखिए, रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील हैं, उन्होंने शुक्रवार को जब उनको बोलने का मौका मिला, जब पूरा मैटर जब बोर्ड पे आया तो 4 बजे उन्होंने अपनी आर्गुमेंट शुरू की और बाद में कोर्ट का समय खत्म होने के बाद अब इसकी सुनवाई आज फिर से कंटिन्यू होने वाली है। करीब 3 बजे के बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई वहां पर होने वाली है। रिजवान सिद्दीकी ने अपने शुक्रवार के जो आर्गुमेंट वहां पर किया, उस आर्गुमेंट में बताया है कि किस प्रकार से बीएमसी ने बरसात के दिनों में उस ऑफिस को तोड़ा है। यहां पर बीएमसी की अगर बात करें तो मुंबई में कई ऐसी जर्जर इमारतें हैं उसको नहीं तोड़ रही है, कई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन कंगना का ऑफिस वहां पर तोड़ा गया है। और इसके अलावा यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में शिवसेना नेता संजय राउत और जहां पर कंगना का ऑफिस स्थित है वहां के बीएमसी के जो वार्ड ऑफिसर है भाग्यवंत लोटे, इनको अपना से वहां पर कोर्ट पे देना है। 1 हफ्ते का समय दिया था, शायद वो से आज ये दोनों जो है वो दोनों के वकील अपना से वहां पर कोर्ट पे दे सकते हैं और रिजवान सिद्दीकी अपने आर्ग्यूमेंट आज दोबारा फिर से वहां पर शुरू करने वाले हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद बीएमसी के जो वकील है वो अपना आर्ग्यूमेंट वहां पर पेश करने वाले हैं। यानी साफ तौर पे है कि तुरंत इसमें फैसला आना का संभव नहीं है। ये जो केस है थोड़ा और लंबा चलेगा। जी शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, और ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पहुंच चुकी है किसान आंदोलन की चिंगारी। जी हां, इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में ये आग लगाई गई है। इंडिया गेट पर पुतले भी जलाए गए और बीजेपी कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, किसान आंदोलन की जो आग है, चिंगारी है, वो अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृषि कानून के विरोध में आग लगाई गई है और इंडिया गेट पर पुतले भी जलाए गए हैं। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भगत सिंह अमर रहे। किसान बिल को लेकर विपक्ष संग्राम कर रहा है और आज इसी संग्राम की आहुति चढ़ गया एक ट्रैक्टर, क्योंकि पंजाब युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर 7 से 7:30 के बीच में एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। पंजाब युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सुबह सुबह एक जो ट्रैक्टर था उसे ट्रक में लाद कर लाए और सीधा ये जो इंडिया गेट आप सामने देख रहे हैं, राजपथ पे उस ट्रैक्टर को ट्रक से उतारा गया और उसे आग के हवाले कर दिया। ये जो आपको हम यहाँ पर स्पॉट पे इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं, चूंकि पराली जो है उसको भी आग के हवाले किया गया। इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। पंजाब युवा कांग्रेस आज चूंकि भगत सिंह का जन्मदिन है तो लगातार जय जवान जय किसान के नारे भी लगा रहा था और जय भगत सिंह के नारे भी लगा रहा था। और ये पंजाब युवा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भगत सिंह के जन्मदिन पर उन्होंने इस चीज को साफ किया है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार किसान बिल को पास भी कर देगी, लेकिन वो संसद से सड़क तक यूं ही संग्राम करते रहेंगे। आज एक कांग्रेस का युवा प्रतिनिधिमंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलने वाला है और एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपने वाला है, लेकिन साफ है कि ये जो संग्राम है वो धीरे धीरे काफी तेज होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। और इस खबर पर इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अपडेट इस वक्त, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए, फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था 7:15 साढ़े 7 के बीच में, जब ये 15 से 20 लोग एक ट्रैक्टर को बीच सड़क पर राजपथ पर उतार के उसको जलाने लगे, उसके बाद प्रदर्शन करने लगे जिस तरीके से किसान बिल को लेकर, तो जिसके बाद एक पुलिस की मूवमेंट हुई, उसके बाद ये वहां से भाग निकले। लेकिन ये लोग आइडेंटिफाई हुए थे, यूथ कांग्रेस पंजाब से हैं और 5 लोग जिसमें हिरासत में लिए गए हैं। कई लोगों को अभी लिया जाना बाकी है। बताया जा रहा है मनजोत, रमनदीप, राहुल, साहिब और सुमित, ये वो 5 लोग हैं जिनको डिटेन हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इनके पास से एक इनोवा गाड़ी भी मिली है। ये मौके पर आए थे और वहां इन्होंने प्रदर्शन की कोशिश की थी, आगजनी की थी और कहीं ना कहीं एक जो धारा 144 वहां हमेशा रहती है लगी हुई, वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो फिलहाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी यानी ये बड़ी जानकारी, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस वक्त वहां पर प्रदर्शन थमा हुआ है। राहुल, देखिए, ये कुछ ही संख्या में सुबह पहुंचे थे। जिस वक्त ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती है, लोगों की कम भीड़ रहती है, उस दौरान ये वहां इकट्ठे होकर पहुंचे थे। लेकिन इनका मकसद वहां प्रदर्शन करके एकदम से निकल जाना था और ये यही हुआ। इन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया, आगजनी करी, उसके बाद जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली ये वहां से भाग निकले। ये प्रदर्शन लगातार रहा नहीं है, कुछ ही देर वहां रहे और सिर्फ किसान बिल को लेकर जो पूरा प्रदर्शन था, जो देश भर में देखने को तस्वीर मिल रही थी, उसका एक हिस्सा ये यहाँ तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन ये उसी समय कुछ ही देर वहां रुके और जैसे ही पुलिस को मूवमेंट लगी वहां से भाग निकले। हालांकि पंजाब भवन से इनको हिरासत में लिया है, वहां रुके थे। फिलहाल और कितने लोग हैं, जिस तरीके कई लोगों के नाम है, तो फिलहाल अभी 5 लोग हिरासत में हैं, बाकी जांच की जा रही है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और एक और बड़ी खबर, एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर निर्णय अंतिम दौर में है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के रविवार की देर शाम दिल्ली रवाना होने के बाद ये भी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा 30 सितंबर तक हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री नागेंद्र भी दिल्ली गए हैं और वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव संचालन समिति के संयोजक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले से वहां मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि सीट को लेकर नाराज चल रही एलजेपी को भी मना लिया जाए और साथ मिलकर ही चुनाव मैदान में जाए। उधर चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। सीटों के बंटवारे को लेकर जो संशय है वो बना हुआ है, हालांकि अंतिम दौर में ऐसा कहा जा रहा है और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। और जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर तक इसकी घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस खबर पर हमारे साथ हैं। अमित, क्या लग रहा है सीट बंटवारे पर जो घमासान चल रहा है एनडीए में, क्या लग रहा है इसका समाधान जल्द निकल पाएगा? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो उसमें एलजेपी की स्थिति बहुत साफ है। उन्होंने साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है और वहां तक सलाह दे दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में चिराग ने यह भी लिखा कि अगर बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री अपना देती है, तो उसकी बड़ी जीत होगी। और जिस तरह की जो बात सामने आ रही कि चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, चुनाव सर पर है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई चर्चा नहीं हुई और नीतीश को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी की तरफ से जो एक तरह का फार्मूला सामने रखा गया है कि 33 सीटों की मांग की है एलजेपी ने। इसके अलावा 2 एमएलसी जो कि 12 एमएलसी होते हैं, उस 12 एमएलसी में जो चुनाव होना है उसमें 2 एमएलसी की डिमांड की है। इसके अलावा एक राज्यसभा मांगा है। अगर आप एलजेपी का जो मूड है देखें तो बहुत ज्यादा मूड में नहीं है वो बहुत समझौता करने के, और उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो शर्तें रखी हैं कि अगर इस शर्त पर इन मांगों को पूरा किया जाता है, उनके हिसाब से सीट बंटवारा होता है, उसमें उनको तवज्जो मिलती है, तब तो ठीक है, नहीं तो अगले 2 दिन के भीतर हो सकता है कि एलजेपी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। पटना से हमारे सहयोगी सौरभ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। सौरभ, बिहार में क्या हलचल है और क्या इस तरह की जानकारी भी मिल पा रही है कि एलजेपी में भी 2 खेमे में बटी हुई है सीट के बंटवारे को लेकर? कुछ सांसद है जो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के तरफ से, जदयू के तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एलजेपी जो है जो चाहे फैसला ले उसके लिए अधिकृत है बीजेपी। यानी बीजेपी बात करेगी, बीजेपी सीटों को लेकर बातचीत करेगी और सीटों को लेकर जो भी फाइनल होगा वह बीजेपी करेगी। इससे जदयू को कोई मतलब नहीं है। कारण आपने देखा होगा जदयू के तरफ से और एलजेपी के तरफ से ये बातें पहले ही तय हो चुकी है कि मेरा ना एलजेपी के साथ, जदयू ने कहा था कि मेरा एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, एलजेपी ने कहा था कि मेरा जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो निश्चित तौर पर फैसला बीजेपी को लेना है। लेकिन यहाँ ये एक बातें सामने आ रही है, अगर सूत्रों की माने तो एलजेपी में भी दो भाग में जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो बट गए हैं। 3 एमपी अलग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एलजेपी जो है वह एनडीए से अलग हो। उनका मानना है कि अगर एलजेपी एनडीए से अलग होती है तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए 2 खेमा में एलजेपी भी बट गई है। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मामला है और चिराग पासवान हो सकता है इसलिए थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब जो बीजेपी के तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है, यानी 30 सीटों का जो ऑफर दिया जा रहा है, साथ में 2 विधान परिषद का जो सीट उन्हें मिल रही है, हो सकता है इसमें बात बन जाए। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो एलजेपी इसलिए भी तैयार है कि वह पूरे बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी सौरभ, लेकिन चिराग पासवान ने तो चिट्ठी भी लिखी और वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। जी बिल्कुल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, एक नहीं कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो बिहार में विकास हो रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन जदयू का ये मानना है कि जो विकास बिहार में हो रहा है वो प्रधानमंत्री को अगर दिख रहा है तो चिराग पासवान को क्यों नहीं दिख रहा है। जदयू का मानना है कि जानबूझकर चिराग पासवान केवल प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करे, इसीलिए वो जदयू पर और बीजेपी पर लगातार एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। इसीलिए वो एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वह अंतिम दौर में पहुंच गई है। बीजेपी ने अपने तरफ से पहले 25 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन अब बीजेपी जो है वह 30 सीटों का ऑफर दी है, साथ में 2 एमएलसी की सीट भी देने का बीजेपी ने वादा किया है। अगर इसमें बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि चिराग पासवान जो है वह 143 सीटों पर, जैसा हुआ कई बार बोल चुके हैं कि 143 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो हो सकता है वो 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करे। लेकिन अगर यह स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर उनके जो सांसद हैं जो नाराज चल रहे हैं, हो सकता है वह एलजेपी से अलग हो सकते हैं। जी ठीक है सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि रामविलास पासवान जो है वो बीमार चल रहे हैं, ऐसे में जो ये खींचतान चल रही है, सीट के बंटवारे को लेकर चल रही है, उसका असर कितना पड़ेगा एलजेपी पर? देखिए, बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर आप बात करें तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 6 से 8 महीने में पूरे बिहार को लेकर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से तमाम चीज़ों पर सवाल खड़ा किया चिराग पासवान ने। एक तरह के अपोजिशन की भूमिका में चिराग पासवान नजर आए। चिराग पासवान की यहाँ जब बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बीजेपी से आपत्ति नहीं है। बीजेपी 243 सीटों में से 100 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। बीजेपी की अगर सरकार बनती हो या बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए एलजेपी का जो विधायक जीतेगा वो बीजेपी का समर्थन करेगा। तो साफ तौर पे नीतीश के खिलाफ उसकी पूरी लड़ाई है चिराग पासवान की, एलजेपी की। और एलजेपी को भी लगता है कि अभी वक्त है, अभी जो एक स्पेस बन रहा है, जो एंटी नीतीश कुमार पूरे बिहार में एक माहौल है, वो स्पेस को लेना चाहती है एलजेपी और इसलिए खुलकर वो सामने है। इसलिए जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उससे पहले जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखा, अमित शाह को चिट्ठी लिखा, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी उसमें साफ तौर पे कहा कि सिर्फ रामविलास पासवान की बेइज्जती नहीं की जा रही है, एलजेपी की बेइज्जती नहीं की जा रही है, बल्कि कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की भी बेइज्जती की है नीतीश कुमार और जेडीयू ने। तो साफ तौर पे है, एलजेपी ने लगभग अगर आप देखें तो पूरा मूड बनाया हुआ है
कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उसमें साफ तौर पे तमाम जो लोग थे वो इस बात को लेकर सहमत थे। हालांकि कल जो सौरभ बता रहे हैं कि एलजेपी के भीतर में 2 स्वर आ रहे हैं, उसको लेकर कल पारस ने बाकायदा कहा भी कि कोई मतभेद नहीं है। सूरजभान हालांकि चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो मोकामा वाली सीट है वहां पर उनको लगता है कि अगर एनडीए का पार्ट नहीं होंगे तो वहां पर जो जीत है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन एलजेपी के भीतर इस बात को लेकर भी सहमति है कि ये वक्त है जब यंग है चिराग पासवान, पूरी पार्टी को पूरे पैन बिहार खड़ा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि नीतीश के खिलाफ जितने मुखर होकर चिराग सामने आए हैं, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी या नीतीश के खिलाफ जो वोट बैंक है उसको गैदर करने के लिए स्पेस होगा उनके पास। और जब जेडीयू बीजेपी साथ लड़ेगी तो कई ऐसी सीट है जहां पर दोनों ने अपने अपने कैडर खड़ा किए हैं, तो ऐसे में एक बना बनाया कैडर उनको मिलेगा। तो कुल शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजी स्तर के एक अफसर का अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में अफसर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है, वहीं आसपास घर में काम करने वाले 2 लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का है। इस वीडियो को उनके बेटे ने सूबे के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ ऑफिसर्स को भी भेजा है। बेटे की तरफ से मांग की गई है कि पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि वीडियो में मारपीट कर रहा शख्स कौन है। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने अफसर को अपनी किसी महिला मित्र के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि शर्मा ने पत्नी को जमकर पीटा और धमकाया कि वो उनके निजी मामले में हस्तक्षेप ना करे। और भोपाल से इस खबर पर हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कोई अपडेट इस खबर पर? कहा जा रहा है कि उस शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, पहचान चूंकि गृह मंत्री के साथ पर इस मामले में कह दिया है कि उन्होंने उस वीडियो को देखा भी है, सुना भी। कोई लिखित शिकायत नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर ये इस तरह से उन्होंने बात करके अपनी बात रखी है। चूंकि ये वीडियो पहुंचाया गया था मारपीट का उनके बेटे जो पार्थ सौरभ शर्मा ने ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को वायरल किया था। इसके बाद ये शिकायत अभी तक लिखित शिकायत जो कहते हैं कि थाने में इस पर पूरा मामले में केस दर्ज अभी नहीं हुआ है, इस वजह से पुलिस कोई एक्शन लेने के लिए अभी राजी नहीं है। हालांकि पुरुषोत्तम शर्मा ने आपसे कुछ देर पहले बात करते हुए ये मीडिया से बात रखी थी कि उनकी इस बारे में जो भी बातचीत होगी वो उनका वकील बात करेगा। तो इस तरह से ये पूरे मामले में कहा जा सकता है कि उनके बेटे का जो है अहम रोल रहा है, क्योंकि बेटे खुद IRS ऑफिसर हैं और उन्होंने इस पूरा वीडियो को बताया जा रहा था बनाया था, उनके घर का वीडियो है ये। और बेटे की अब मांग है कि उनके पिता पर इस तरह की, उनकी मां पे जिस तरह से उन्होंने हाथ उठाया था उस पर कार्रवाई की जाए। ये मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग उनका बेटा खुद कर रहा है। तो अब तक इसमें पुलिस का कोई एक्शन अभी मोड़ जी विपिन, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमें देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें।